सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूजा के पिल्ले। मैं अभी कोचिन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की तृतीय वर्षीय शोध छात्रा हूँ। मेरा विषय जो है वो है जंगल पहाड़ के पाठ कविता संग्रह। इस कविता संग्रह के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी जीवन के यथार्थ पर कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। भाषा और साहित्य से मानव जीवन का संबंध अभेद्य है। यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति भाषा और साहित्य के माध्यम से होती है। तत्कालीन समय में प्रासंगिक विभिन्न मुद्दों पर साहित्य प्रकाश डालता है। हिंदी भाषा के संदर्भ में देखें तो उसका साहित्य अत्यंत संपन्न और समृद्ध रहा है। उसका एक लंबा इतिहास भी है। समकालीन हिंदी साहित्य इसका वर्तमान रूप है। इसकी कई प्रवृत्तियां हैं। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, पर्यावरण विमर्श, सांप्रदायिकता, गांधी चिंतन, नव औपनिवेशवाद, वृद्ध विमर्श, बाल विमर्श आदि इनमें प्रमुख है। समकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों में आदिवासी साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर शेख शहजान बेगम अहमद ने अपनी पुस्तक आदिवासी साहित्य स्वरूप एवं विश्लेषण में आदिवासी साहित्य के संबंध में कहा है, आदिवासी साहित्य उन वन जंगलों में रहने वाले वंचितों का साहित्य है जिनके प्रश्नों का उत्तर अतीत में कभी किसी ने दिया ही नहीं। ये ऐसे दलितों का साहित्य है जिनके आक्रोश पर मुख्यधारा की समाज व्यवस्था ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यह गिरी कंदराओं में रहने वाले अन्यायग्रस्त शोषित पीड़ितों की क्रांति का साहित्य है। हिंदी भाषा में आदिवासी पर केंद्रित अनेक रचनाओं का सृजन हुआ है और अब भी हो रहा है। रमणिका गुप्ता, संजीव, राकेश कुमार सिंह, महादेव टोपो, हरिराम मीना, जसिंदा करकेटा, अनुज लुगुन, ग्रेस कुसूर, निर्मला पुतुल, सुरेंद्र कुमार नायक, मंजू ज्योत्सना, अशोक सिंह आदि हिंदी आदिवासी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। महादेव टोपो हिंदी के प्रसिद्ध आदिवासी लेखक हैं। विशेषतः कविता के क्षेत्र में इनका नाम प्रशंसनीय रहा है। जंगल पहाड़ के पाठ महादेव टोपो द्वारा लिखित एक चर्चित काव्य संकलन है। इसमें कुल 44 कविताएं संकलित हैं। आदिवासी जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रस्तुत कविता संग्रह प्रकाश डालता है। प्रस्तुत आलेख में इस काव्य संकलन में शामिल 5 महत्वपूर्ण कविताओं पर चर्चा की गई है। आदिवासी लोगों के प्रति मुख्यधारा समाज का नजरिया क्या है, इस पर कब तक कविता प्रकाश डालती है। सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों की उन्नति हेतु कई योजनाएं बनाई है। इसके कारण हम कह रहे हैं कि वे लोग सभ्य हो रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं, और हम यह भी मान रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में वे लोग भी मुख्यधारा समाज में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कवि पूछ रहे हैं, लेकिन एक सवाल तब भी बचा रहेगा कि इस देश में कास्ट सर्टिफिकेटों के माध्यम से ही पहचाने जाते हम लोग 14वीं श्रेणी के नागरिक होने का दर्द भोगते रहेंगे कब तक। कविता की पंक्तियां हैं। यहाँ कवि ने इस सवाल के माध्यम से संपूर्ण आदिवासी जनता की संवेदना को बाहर लाने का प्रयास किया है। चाहे जो भी आरक्षण मिले, समाज का नजरिया वही का वही रहता है। जहां भी जाए मुख्यधारा समाज इनको हाशिए पर बिठाने की कोशिश करता है। इस भेदभाव से आदिवासी आज तक मुक्त नहीं है। समाज का दृष्टिकोण और मनोभाव बदलने से ही इस स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। समान अभिव्यक्ति आप क्यों हंसते हैं शीर्षक कविता में भी हुई है। प्रस्तुत कविता मूल रूप से कुटुक भाषा में लिखी थी। कवि ने खुद हिंदी में इसका अनुवाद किया है। कवि पूछ रहे हैं कि हम आदिवासियों को देखकर आप लोग क्यों हंस रहे हैं। आगे कवि मुख्यधारा समाज को आदिवासियों के बीच आने के लिए कहते हैं और उनसे जंगल के पेड़ पौधे, औषध, खान पान आदि को पहचानने को कहते हैं। ये हमसे नहीं हो सकता है, ये केवल आदिवासी लोग ही कर सकते हैं। ये तो उनकी संस्कृति का अंग है। रात को तारे देखकर वे समय बता सकते हैं। वे ये भी बता सकते हैं कि कब बारिश होगी और कब मौसम बदलेगा। कवि कहते हैं, आपका तो कंप्यूटर भी बता नहीं पाता मौसम का सही हाल। सही है, आज विज्ञान और तकनीक का विकास जोरों पर है, फिर भी प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य अपने को बचा नहीं पा रहे हैं। पर्यावरण और प्रकृति से आदिवासी का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति उनकी माता है। धरती के मूल निवासी असल में वे ही है। आदिवासी धरती को भली भांति जानते हैं। तो एक और कविता है, तुमसे आत्मी कहलाने के गुर नहीं सीखूंगा।
इस कविता में मुख्यधारा समाज के संबंध में कवि कहते हैं कि वे प्रकृति के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी वजह से हवा में अब ऑक्सीजन कम और धूल धुआं आदि ज्यादा होते जा रहे हैं। कवि यह भी जोड़ते हैं कि आज लोगों के जेब में रुपये कुछ ज्यादा हैं, लेकिन आदमी होने की समझ और तमीज कम है। ये तथाकथित मुख्यधारा समाज खुद को सभ्य और आदिवासी जैसे अल्पसंख्यक लोगों को असभ्य मानते हैं, लेकिन सच्चाई असल में इसके विपरीत है। आप क्यों हंसते हैं एक कविता है। इस कविता की प्रस्तुत पंक्तियां आप लोग सुनिए। हंसो हंसो हंसो, लेकिन हमें बताओ, आप हमसे बेहतर खाते और रहते हैं, बेहतर घरों में रहते हैं, तब भी आपका और हमारा खून लाल क्यों है? आप भी मरते हैं, हम भी मरते हैं, जलकर या गलकर इसी धरती में समा जाते हैं, तब भी मेरे भाई आप मुझ पर हंसते क्यों हैं? आदिवासियों पर होने वाले भेदभाव, शोषण, अत्याचार और अपमान के विरुद्ध उनका आक्रोश प्रस्तुत पंक्तियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब आदिवासी अपने अधिकारों को प्राप्त कर किसी भी तरह सरकारी नौकरी पा लेते हैं, तब भी उन्हें अपमान सहना पड़ता है। मुख्यधारा समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वे उन्हें गवर्नमेंटी सन इन लॉ कहकर पुकारते हैं और गालियां सहित पुरखों तक का अपमान करते हैं। अगर अपने अधिकारों से वंचित रह जाए तो तब भी कोटे के आदमी कहकर अपमान करते हैं। यह पूरे आदिवासी समाज की स्थिति है। इस सामाजिक स्थिति को आदिवासी साहित्य से जोड़कर प्रसिद्ध आदिवासी रचनाकार रमणिका गुप्ता जी कहती है, आदिवासी साहित्य के केंद्र में समूह का अनुभव होता है। उसका समकालीन साहित्य भी समूह के प्रति रहे अन्याय, बढ़ती उपेक्षा, बढ़ते आक्रोश, बेबसी तथा समूह में पनपती बदलाव की इच्छा व संकल्प की अभिव्यक्ति ही है। इसलिए आदिवासी साहित्य की कसौटी जो है वह उसके भीतर की उपज ही होगी। आदिवासी साहित्य वास्तव में उन लोगों के यथार्थ जीवन का खुला दस्तावेज है। कवि आगे कहते हैं कि समाज आदिवासियों को मनुष्य तक नहीं मानते हैं। सत्ता वर्ग ऐसे व्यवहार दिखाते हैं जैसे आदिवासियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि अब तो आदिवासियों ने जान लिया है कि उनकी हर तकलीफ से सत्ता वर्ग को खुशी होती है, खुशी से सत्ता लोग को तकलीफ होती है। तो आगे, तुमसे आत्मी कहलाने के गुर नहीं सीखूंगा शीर्षक कविता बताती है कि जैसे भी हो समाज अल्पसंख्यक लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। किसी भी तरह क्लर्क या चपरासी की नौकरी पाते हैं तो तब भी समाज को इससे तकलीफ होती है। उसके हर काम से वे व्याकुल हो जाते हैं। कवि कहते हैं, कुछ पंक्तियां हैं, काम नहीं करूं अच्छा तो कोटे का आदमी का कोसा जाता हूँ, लेकिन अगर काम कर दिया बहुत अच्छा तो फिर होती है तुम्हें ही तकलीफ। कोटे का आदमी ज्यादा जान गया, इसका जान पर करो कंट्रोल। कवि समाज से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या काम है जिसको करने से आदिवासी स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, जिससे मुख्यधारा समाज को कोई दिक्कत न हो जाए। आदिवासी लोगों का जीवन मूल रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज विकास के नाम पर होने वाले भागदौड़ में उनको उनकी संस्कृति से अलग किया जा रहा है। बदल डाला है खुद को कुछ ऐसा, शीर्षक है कविता का। इस कविता में कवि कहते हैं कि अब आदिवासी जनता खुद को बदलने का तरीका सीख गई है। मुख्यधारा समाज ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर बना दिया है। अब किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करने की ताकत उनमें है। कहीं से उखाड़कर और कहीं रोपने से या सड़क, शहर, बस्ती आदि के किनारे फेंक देने से अब आदिवासी हार नहीं मानते हैं। वे फिर सखुए की तरह उग आते हैं। सखुए मतलब एक पेड़ का नाम है। कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। अब उग आते हैं सखुए की तरह तो नहीं, जिद्दी बेशर्म थेतर पौधे की तरह, कहीं भी किसी भी मौसम में बस चाहिए थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी नमी, थोड़ी सी गर्मी। आदिवासी जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कविता में व्यक्त हुआ है। आज आदिवासी अपने ऊपर होने वाले शोषण से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं। परिस्थितियां जितनी भी कठिन हो उसको पार करके अपने अस्तित्व की स्थापना करना अब उनका लक्ष्य है और वे इसके लिए दिन रात प्रयत्न भी कर रहे हैं। इस अनंत प्रयास का चित्रण कविता में दृष्टिगोचर होता है। ये तुमसे आत्मी कहलाने के गुर नहीं सीखूंगा कविता के आरंभ में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण पर उल्लेख है। मुख्यधारा समाज कभी इस आरक्षण या कानून का अर्थ नहीं समझते हैं। उनके लिए यह आदिवासी जैसे लोगों को सरकार द्वारा दी गई विशेष सुविधा है।
वे यह बात कभी नहीं समझते हैं कि आरक्षण उन लोगों का अधिकार है। समाज हमेशा इनको घुसपैठ की तरह देखते हैं। साथ ही कवि कहते हैं कि इन सभी प्रावधान जो अल्पसंख्यक लोगों को दिया गया है वह उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। सारे प्रावधान सदा मुख्यधारा समाज के हाथों में ही रहते हैं। कवि कहते हैं, कुछ पंक्तियां हैं। हाँ, हमारे कुछ लोग आपके फरे कटोरे से छलकते मक्खन का पा लेते हैं कभी, चुटकी पर चम्मच पर स्वाद, और लगता है आपको वाह उन्हें दिया है घी मक्खन का स्वाद। अपने अधिकारों से वंचित आदिवासियों का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आदिवासी जैसे अल्पसंख्यक लोगों की उन्नति के लिए सरकार ने आरक्षण का प्रावधान दिया है। कुछ लोग इसका लाभ भी उड़ाते हैं, लेकिन यही लोग बाद में अपना रास्ता भूल जाते हैं और वे भी शोषक वर्ग के साथ शामिल हो जाते हैं। इतने छले गए हैं हम शीर्षक कविता में इसका उल्लेख है। कविता कुछ इस प्रकार है। उस दिन जब हम जा रहे थे उली हाथू बिरसा के गांव, साइको के पहले एक लड़के से पूछा था हमने, साइको और कितनी दूर है बाबू? तो उस लड़के ने उत्तर देने से इनकार कर दिया और पूछा कि क्यों बताओ। तब इनमें से एक ने उसकी ही भाषा मुंडारी में बोला कि हम भी तुम्हारे ही आदमी हैं। लेकिन इसके लिए लड़के ने जो उत्तर दिया वह आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। लड़के ने बोला, अपनी भाषा बोलने से कोई अपना नहीं हो जाता। आप फटफटिया पर सवार अजीबोगरीब वेशभूषा पहने हो सकते हैं कैसे हमारे, आप तो हमारे लगते नहीं, आप है अवश्य दीकू। उस आदमी ने तब उत्तर के रूप में कहता है कि इतने छले गए हैं हम। कविता का शीर्षक भी यही है। आदिवासी आज इस छलन का शिकार है। अपने ही लोग उनका शोषण करते हैं, अपनी संस्कृति को वे भूल गए हैं। इस तरह के लोग एक प्रकार से आदिवासियों का शोषण ही कर रहे हैं। आदिवासी जीवन के इस अनदेखा पक्ष का उद्घाटन भी प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने किया है। समान अभिव्यक्ति तुमसे आदमी कहलाने के गुर नहीं सीखूंगा शीर्षक कविता में भी देख पाते हैं। कवि आदिवासी लोगों पर होने वाले शोषण का उल्लेख किया है। ये तथाकथित सभ्य समाज ने उनके घर द्वार, खेत खलिहान, भाषा, संस्कृति, अध्यात्म, जंगल, पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पत्ते, हवा सब कुछ बेदखल कर दिया है। आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कवि कहते हैं कि हर तरीके से हमारा शोषण करने के बाद जब शोषक वर्ग हमको बचाने का नाटक करते हैं तब हमें गुस्सा आ जाता है। आगे कवि के शब्दों में कुछ विद्रोह और आक्रोश की भावना आ जाती है। कुछ पंक्तियां हैं। लेकिन अब हो गई हद की सभी सीमाएं पार, रोज कटते हैं हाथ पांव, तब भी जिद है दौड़ूंगा चलूंगा, नहीं तो कीड़ा बन रेंगूंगा, तुम्हारे ही घर के अंदर बाहर, हाथ से नहीं तो मुंह से लिखूंगा, योग्यता के तुम्हारे मापदंडों को बदलूंगा। आदिवासी जनता का विद्रोही रूप प्रस्तुत पंक्तियों में देखा जा सकता है। चाहे जितने ही हाशिए पर डाल दे, उससे ऊपर आने की ताकत अब उनमें है। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले भेदभाव पर प्रकाश डालते हुए कवि एकलव्य का उदाहरण देते हैं। कवि कहते हैं कि हम जैसे आदिवासियों को यह स्पष्ट रूप से पता है कि शोषक वर्ग अपने अर्जुन को बचाने के लिए हर तरह के तर्क देने में संकोच नहीं करेंगे। वास्तव में एक और वातानुकूल शिक्षा केंद्रों में बैठकर जब हम देश की उन्नति और विकास का पाठ पढ़ रहे हैं, दूसरी ओर जाने अनजाने में हम हजारों एकलव्यों का अंगूठा काट रहे हैं। आगे कवि इस ऐतिहासिक तथ्य भी जोड़ते हैं कि अंगूठा दान करने के बाद भी एकलव्य ने सही निशाना लगाया था। यह तथ्य तो इतिहास के पन्नों से गायब हो गया है, लेकिन आदिवासी जैसे अल्पसंख्यक लोगों की परंपरा और जीवन में यह कथ्य अब भी जीवित है। कवि कहते हैं कि आदिवासियों की कहानी हर जगह यही है। कुछ अपवाद जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी शोषण की इस प्रक्रिया सदियों से चलती आ रही है। जिंदगी ने हमेशा इनको चुनौतियां दी है। रोज बदलती भाषा और आधुनिक तकनीक के बीच वे फटक जाते हैं। उनके सपनों पर हमेशा रोक लगाया जाता है। कवि पूछते हैं कि संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में क्यों इतना अंतर है? कर्तव्य और अधिकार का चेहरा धन और सत्ता के रंग में क्यों ठग जाता है? आज स्थिति खुद बदलती जा रही है। आदिवासी धीरे धीरे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते जा रहे हैं। आज उनको ये पता है कि बिना रोए बिना चिल्लाए कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। कविता के माध्यम से कवि भी आदिवासियों को अपने अधिकारों के प्रति अवगत कराने की कोशिश करते हैं। कविता का अंत प्रस्तुत पंक्तियों से होता है। ये तुमसे आदमी कहलाने के गुर नहीं सीखूंगा कविता, उसकी अंतिम पंक्तियां है। ऐसे ही अप्रिय सवाल पूछते रहने की करता रहूंगा जुर्रत, अलावा इसके
मैं बहुत कुछ करूंगा खोज, बहुत कुछ सीखूंगा, लेकिन तुमसे आत्मी कहलाने के गुण नहीं सीखूंगा। शोषक वर्ग के प्रति अपने विद्रोह को प्रकट करते हुए कवि ने कविता की अंतिम पंक्तियां लिखी है। कवि शोषक वर्ग को आत्मी तक नहीं मानते हैं, आत्मी कहलाने के गुण भी कवि उनसे नहीं सीखना चाहते हैं। तो मैं निष्कर्ष की ओर जाना चाहूंगी। आदिवासी जीवन की बहुआयामी समस्याओं में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्तुत कविताएं चर्चा करती हैं। प्रकृति से जुड़े जीवन और उनका संघर्ष, विस्थापन की समस्या, शोषण का शिकार होना, अपने ही जनों द्वारा चला जाना, अस्मिता के लिए संघर्ष करना आदि आदिवासियों के जीवन में सदियों से हो रहे अन्याय है। अपनी ही जमीन से बेदखल होने का अर्थ है संस्कृति से अलग होना। सामूहिकता और सहजीविता का जीवन जीने वाले आदिवासियों के लिए यह नामुमकिन है। प्रतिरोध की भावना ऐसे संदर्भों में जाग उठती है। सदियों से वे अपने अस्तित्व के लिए, अपने सहजीवियों के लिए, अपनी जमीन के लिए, अंततः प्रकृति के लिए लड़ रहे हैं। आदिवासियों को अपनी स्थिति की सही पहचान दिलाने में प्रस्तुत रचना एक सफल प्रयास है। मुख्यधारा समाज के विरुद्ध अपनी विद्रोहात्मक भावना को आगे रखने में भी कवि सक्षम हुए हैं। आदिवासी जीवन के यथार्थ को पाठकों तक पहुंचाने में प्रस्तुत काव्य संकलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। न कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगी। सभी को मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी।